हो गया सर। मुझे ना एक्चुअल में एक एक से तो कॉल करो। तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है सर। ड्वेलिंग दिख रही होगी ना यहाँ से? क्या जल्दी से एक सेकेंड रुको जरा, मैं एक चीज और कर लूँ ये ना। मेरे को थोड़ी सी। सर सिर्फ कैमरा वाला पोर्शन दिख रहा है, आपकी स्क्रीन जो आप चला रहे हो वो नहीं दिख रही है। हाँ यार, एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। शेयर स्क्रीन। हाँ, अब दिख रही है। जी सर जी। हाँ सब दिख रही है। मुझे 2-3 दिन लगेंगे मैक पे काम करने में, लग रहा है सेटल करने में मैक को अपने। चलो, कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कल, एक बार मैं उसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करेंगे पीपीटी वाइज। ठीक है? तो कल हमने पढ़ा था दिशाओं के बारे में, 16 दिशाएं। यही पढ़ा था। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। टोटल 360 डिग्री, चार दिशाएं 90-90 डिग्री के एंगल पे। आठ, एट जो सब डायरेक्शंस हैं उनके बीच में 45 डिग्री। उन 45 डिग्रीज के बीच में जो 16 जब कार्डिनल डायरेक्शंस बनेंगी, तो हर डायरेक्शन 22.5 डिग्री पे। उसके बाद हमने पढ़ी थी 32 एंट्रीज, पढ़ी थी। और एक एंट्री 11.5 डिग्री को कवर करती है। हमने वो 32 एंट्रीज पढ़ी थी, 32 देवतास पढ़े थे, इसके अलावा 13 देवता और पढ़ लिए थे, एक हाई लेवल नंबर्स ले लिए थे। ठीक है? इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी। जी सर। हाँ। अब हम अभी एक दो क्लासेस में कुछ बेसिक वास्तु की चीजें समझेंगे, फिर हम उसके बाद एक एक डायरेक्शन पे आएंगे, उन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नॉर्मली क्या है, हम किसी भी मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष में डिवाइड करते हैं। जो वैदिक नियम के हिसाब से 100 वर्षों में हम डिवाइड कर देते हैं। 25 साल, जन्म से लेकर के 25 साल तक के जो आश्रम है, विद्याश्रम या गुरुकुल का आश्रम हम बोलते हैं। 25 के बाद 26 से 50 जो है हमारा गृहस्थ। 51 से 75 हमारा वानप्रस्थ। और संन्यास आश्रम 76 से 100 साल। ये हम टाइम फ्रेम हमने डिवाइड कर रखा है किसी भी व्यक्ति को। हमें ये आश्रम के बारे में पता ही है। गृहस्थ आश्रम मतलब आपका वैवाहिक जीवन हो रखा है। वानप्रस्थ आप घर में ही रह रहे हैं, पर आपने घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। अब आपने वो सारी जो जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों को दे रखी हैं। आधुनिक समय काल में ऐसा हो नहीं पा रहा, पर एक जो व्यवस्था बनाई है आश्रमों की, वो यही है। और 75 साल के बाद मनुष्य संन्यास की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, किसी आश्रम में, कहीं पर मंदिर में, पहाड़ों की तरफ चला जाता है और ध्यान धारणा समाधि की तरफ चला जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई थी जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने की। ठीक है? ये बात समझ में आती है? मैं जी सर। जी सर। अच्छा, कुछ चीजें समझने की और है। देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, जो ज्ञान था वो गुरु के द्वारा प्राप्त होता था। पहले ज्ञान लिखा नहीं जाता था।
आपने अगर सुना होगा तो कहा जाता है श्रुतियां प्रमाण है या वेद प्रमाण है। तो श्रुति मतलब सुनने वाला। गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान कैसे देता था? बोल करके सिखाता। वो कभी लिखाता नहीं था कि चलो कॉपी में लिखते रहो, नहीं। वो क्या करता था? मंत्र को कंठस्थ कराता था, वो याद कराता था। ठीक है, ऐसे ही होता था। किसी ने पुराने हाँ मतलब, सर। तो नॉर्मली क्या था, उसके कई कारण थे। उसमें से एक कारण ये था कि हर ज्ञान हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं। हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ड के व्यक्ति के लिए, हर तरीके के व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। आज के आधुनिक समय काल में क्या है, हम कहते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी अच्छी चीज है ज्ञान प्राप्त करने का, कि इक्वलिटी होनी चाहिए, पर हर आदमी को हर तरीके का ज्ञान तो आज भी नहीं मिल रहा। अगर आप इंजीनियरिंग में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आपको इंजीनियर तो नहीं बनने दे रहा है गवर्नमेंट। अगर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टर के पेपर्स आपने नहीं क्लियर किए हैं तो आप डॉक्टरी तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? नहीं, तो सही बात पुराने है सर। जमाने में भी विद्या के लिए गुरु जो है जब शिष्य का परीक्षण करता था, उसकी परीक्षा लेता था, तो वो ये देखता था कि वो किस चीज में उसकी योग्यता है, वो किस तरीके के ज्ञान को वो ग्रहण कर सकता है। वो जिस तरीके के ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, गुरु उसे उसी तरीके की विद्या में प्रवृत्त कराता था। ज्ञान तो लगभग वो सब कुछ देता था। जैसे अगर गुरुकुल का पुराना नियम देखोगे तो वहां पर ना राजा ना रंक, जो कोई है वो समान नियम में रहता था। जैसे अगर देखा जाए, एक उदाहरण छोटा सा, भगवान श्री कृष्ण जो है, वो उनका उनके मित्र कौन थे? सुदामा, जो कि बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, है ना? तो गुरुकुल में उस तरीके का कोई भेदभाव नहीं। पर श्री कृष्ण ने 64 कलाओं को 64 दिन में सीख लिया। 4 वेद, 6 वेदों के अंग, उनको 10 दिन में ही सीख लिया। पुराने जमाने में अर्जुन ने गदा चलानी भी सीखी थी, तलवारबाजी भी सीखी थी, पर वो प्रवीण किसमें हुआ? धनुर्विद्या में, है ना? थोड़ा सा हाँ ना बोलते रहोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रही है। हाँ सर। ठीक। जी सर सर। एक्चुअली ना पीछे पीछे बच्चे हैं, आवाज शोर मत ज्यादा इस पीछे। चलो चलो ठीक है, तुम म्यूट पे, बाकी लोग तो बोल दो। तो एक्चुअली क्या होता है ना, इंटरेक्टिव बना रहता है सेशन, वरना बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा, फिर मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। और नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैं इसलिए म्यूट में क्या, आपने कहा कि इतना शोर मचाया आपके घर। ठीक, ठीक। तो अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान इसलिए दिया क्यों, या उसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि उसे धनुर्विद्या में प्रवीणता थी। भीम को प्रवीणता थी गदा युद्ध में, तो उसे विशेष बल, विशेष ज्ञान मल्ल युद्ध का दिया गया। युधिष्ठिर को भाला चलाने की विशेषता थी। तो ज्ञान सबको सब कुछ दिया, पर मास्टर्स जो है, जिसको जिसने ज्यादा अभ्यास। तो ज्ञान उस समय लिख करके नहीं, सिखा करके दिया जाता। उस समय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, रादर देन कुछ भी किसी को पढ़ा देना। तो यदि कभी तुमको भविष्य में कोई ये कहे कि पुराने जमाने में भेदभाव होता था, तो ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में विद्या किसको देनी है, वो उसको उस तरीके से दी जाती। इस तरीके से था कि ये जो विद्याएं हैं बहुत ही गूढ़ हैं। किसी को भी, हर किसी को न्यूक्लियर बम बनाने की या न्यूक्लियर कोड नहीं दिया जा सकता, है ना? वो बहुत ही जी प्रिसाइज सर। है, एटॉमिक नॉलेज जो है बहुत ही प्रिसाइज है। जो साइंटिस्ट हैं उनको भी कई बार स्क्रूटनी करके और उनके ऊपर लगातार स्क्रूटनी बनी रहती है, क्योंकि दैट कैन डिस्ट्रॉय। सत्य काम जावाली, लोग कहते हैं ना कि पुराने जमाने में बहुत भेदभाव है, तो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ सत्यकाम जावाली का। सत्यकाम जावाली को कई लोगों ने नहीं दिया था ज्ञान, पर हरिद्रुमत गौतम ऋषि ने उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। और महाराजा दशरथ के राज्य में एक तरफ वशिष्ठ थे तो दूसरी तरफ जाबाली थे। जाबाली जो चारवाक का सिद्धांत मानते थे, वो मानते थे कि जगत ही सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। और वशिष्ठ कहते थे जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य।
तो राजा ने दोनों को समान स्थान दे रखा था। तो ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में कभी आए भी कि पुराने जमाने में किसी तरीके का भेदभाव था, तो ऐसा नहीं था। कुछ कमियां हर जगह होती हैं, बिल्कुल नहीं होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और विकास करना, निरंतर आगे बढ़ना जरूरी है। पुराने कॉन्सेप्ट्स अगर खराब हो चुके हैं तो उनको नवीन करने का जो जिम्मा है वो हमारे ऊपर ही है। जो चीजें पुरानी रूढ़िवादी हो चुकी हैं उनको उनमें नवीनता देना, लॉजिक के साथ उनको इम्प्रोवाइजेशन देना, वो हमारा काम है, हमें करना चाहिए। पर सूत्र और सिद्धांत को समझ के करना चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, वास्तु पुरुष के बारे में हमने बात करी थी। वास्तु पुरुष से बात करने के साथ साथ एक चीज समझो, कितने युग हैं हमारे पास? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो युग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। वास्तु पुरुष का जन्म त्रेता युग में हुआ, एक कहानी के अनुसार। कब हुआ वास्तु पुरुष का नॉर्मली जन्म? कब हुआ था? भाद्रपद। अभी इससे पहले जो समय था, भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे तो वो भाद्रपद लगता है। तो भाद्रपद के तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुए थे? भाद्रपद की अष्टमी को। तो वास्तु पुरुष कब जन्मा था? भाद्रपद की तृतीया को। ठीक है, शनिवार का दिन पड़ता है, कृष्ण पक्ष था। नक्षत्र कृतिका था, योग व्यातपाती, करण वृष्टि और कुल मुहूर्त था। इसकी ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन, इसकी तुम्हें ऐसे कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट ये नॉर्मल वास्तु पढ़ते तो हमें पता होना चाहिए कि वास्तु पुरुष का जन्म कब हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, उसकी है। अच्छा, जब वास्तु पुरुष को के ऊपर सभी देवी देवता बैठ गए और वो दुखी हुआ, तो उसने ब्रह्मदेव से पूछा कि ब्रह्मदेव, मेरा क्या अपराध है? मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ। तब ब्रह्मदेव ने कहा, सही बात है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम्हें बिना कारण दंड नहीं दिया जा सकता। तो तुम क्या करो कि जहां पर भी किसी भी प्रकार का भवन निर्माण हो रहा है, किसी भी प्रकार का गृह निर्माण हो रहा है, कोई नवीन निर्माण हो रहा है, वहां पर तुम्हें भोग लगेगा। अगर किसी ने भोग नहीं लगाया तो वो उस घर में अशुभता फैलेगी, अपवित्रता फैलेगी। उस घर में क्या होगा? मृत्यु तक का योग बन सकता है। वो व्यक्ति गरीबी देखेगा। तो कोई भी नवीन निर्माण होगा, कोई भी नवीन कार्य होगा घर के अंदर, या 3 महीने 6 महीने के लिए आदमी घर से बाहर चला गया, तो वो क्या करे? वास्तु पुरुष की पूजा करे। कैसे? हवन के माध्यम से वास्तु पुरुष को आहुति दे। ओम वास्तु पुरुषाय नमः, इदम नमः इदम वास्तु पुरुषाय, है ना? तो वास्तु पुरुष को हवन दे, उसकी उनकी आराधना करे, उनको संविधा दे। उससे क्या होगा? वास्तु पुरुष देखा जाए देवता कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? देवताओं को भोजन ग्रहण करने का माध्यम यज्ञ है ना? उसमें जो हवन सामग्री पड़ती है, हर देवता की अलग सामग्री है, उसे उसके द्वारा भोग प्राप्त होता है। कई वास्तु दोषों के निवारण के लिए भी हवन कराया जाता है ना? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई ऐसा वो जी सर। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल थ्योरी है जो हमें जाननी चाहिए। जी सर। जी सर। हम्म? ये वास्तु पुरुष मंडल है, इस पर हम थोड़ा आराम से बात करेंगे, इसलिए क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल अभी इतनी जल्दी तुम्हें देवताओं का हिसाब किताब समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम 2-3 क्लासेस के बाद में देवताओं को जब स्थापित करेंगे तब हम उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम दिशाएं सारी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, वास्तु पुरुष में हमने कितने देवता बोले हैं? 45। कितने बोले हैं? 45। 45। 45। हाँ, 45 जिसमें से 33 देवता हैं और 12 असुर हैं। ठीक है। असुर। देवता कौन है? जो प्रकृति से अलाइंड है। असुर कौन है? जो प्रकृति से विपरीत कार्य। जब भी हम किसी घर का वास्तु पुरुष मंडल बनाते हैं तो हम 9x9 के मंडला में बनाते हैं। 9x9 का मंडला का अर्थ क्या हुआ? 9 रेखाएं। ये मान लो ये पूरा एक चतुर्भुज है, रेक्टेंगल है या वर्ग है, तो हम क्या करेंगे? 9 वर्टिकल और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच देंगे। क्या करेंगे हम? लाइंस खींच, लेकिन हाँ, हॉरिजॉन्टल नाइन और वर्टिकल। नाइन लाइन। हाँ,
तो 9 रेखाएं इधर और 9 रेखाएं इधर। तो कितने कितने स्क्वायर बन जाएंगे उसमें? 81। 9 × 9 = 81, बिल्कुल, है ना। कुछ लोग 64 मंडला भी करते हैं, पर 64 मंडला किसके लिए होता है? गांव की प्लानिंग के लिए। 1000 मंडला भी बनता है, पर अभी आपके लिए 81 मंडल, 81 पद विन्यास ही उपयुक्त है। 64 पद विन्यास पर भी हम बात कर लेंगे, अभी नहीं। जो नॉर्मली आजकल महावास्तु और ये लोग करते हैं, वो 64 मंडल पे, 64 पद विन्यास पे काम करते हैं, पर वास्तु विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार 64 पदों के विन्यास पर जो है टाउनशिप की प्लानिंग होती है, विलेज प्लानिंग होती है, या गोल घर जिसका है उसकी प्लानिंग होती है। पुलकित है या चला गया? लेफ्ट हो गया सर लगता है। क्या हुआ? बता तो दिया करो भाई, कम से कम लेफ्ट हुआ करो तो एक बार मैसेज डाल दिया करो कि मैं जा रहा हूँ। वैसे भी ये मीटिंग हमें दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ेगी, सेम लिंक पे क्लिक कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है जी। अच्छा, तो